जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है सबसे पहले नॉलेज हब विद मास्टर जी में। तो हमने कल देखा था कि 1873 के अधिनियम से लेके हमने 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम था उस तक हमने कवर कर लिया था। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बिना देरी किए पहले हम कल की क्लास का एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिवीजन। हमने कल देखा था कि 1873 का अधिनियम के तहत सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक ऐसा कानून लेके आए थे कि ना उसको किसी भी तरह में बंद कर दिया जा सकता था, और इसी के तहत 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि भारत परिसर अधिनियम 1892 के तहत इसमें यह प्रावधान किया गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रथा आरंभ कर दी गई। अप्रत्यक्ष चुनाव को बताया गया था कि क्या होते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी 1892 से इस अधिनियम के तहत, और इसके अलावा विधायी परिषद को बजट पर बहस की अनुमति दे दी गई और विधानमंडल को लोकहित के मुद्दों पर सरकार से सवाल करने के अधिकार दे दिए गए। उसके बाद हमने देखा 1909 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909, या हम कह सकते हैं पार्लियामेंटो सुधार 1909। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें देखा कि 1907 में हमने सबसे पहले जी गुप्ता को और सैयद हुसैन बिलगामी को राज्य सचिव की भारत परिषद का सदस्य नियुक्त कर दिया गया। अब राज्य सचिव कौन था, हमने जब देखा था कि जो 1858 का अधिनियम आया था तो उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की सरकार चलाने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का निर्माण किया था और जिसका हेड बनाया गया था राज्य सचिव को। तो उसी राज्य सचिव की जो परिषद थी, उसी राज्य सचिव की परिषद का जो सदस्य बने थे जी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को 1907 में सदस्य बनाया गया था। सत्येंद्र सिन्हा को वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें नियुक्त कर लिया गया था, और ऐसे ये वायसराय की परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र सिन्हा। इसी के तहत पार्लियामेंटो सुधार के तहत मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी गई थी। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत कर दी गई, धर्म के आधार पर बांट दिया गया था। और इससे आगे हमने देखा कि इसके अनुसार मुस्लिमों को 2 वोट का अधिकार प्रदान कर दिया गया, और इसके जो मुसलमान सदस्य थे अब वही केवल मुस्लिम एक मुस्लिम कैंडिडेट का चुनाव कर सकते थे, गैर मुस्लिम को किसी मुस्लिम को चुनने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा फिर जो इस तरह के जो ये लेके आए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रावधान किए गए थे, इसके लिए गांधी जी ने इसे कहा था कि पार्लियामेंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। फिर हमने उसके बाद देखा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। उसमें कहा गया कि 1919 था जो या 1917 के मोंटेगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था, जिसे अगस्त घोषणा भी कहते हैं। इसके तहत क्या किया गया कि एक उच्चायुक्त का पद बना दिया गया। उच्चायुक्त कौन थे, जो राष्ट्रमंडल देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे देशों में जाते हैं तो वो उनको उच्चायुक्त बोला जाता है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। फिर हमने देखा कि इस अधिनियम के तहत क्या है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी, और द्वैध शासन के अंतर्गत क्या किया गया कि हमारे प्रशासन को 2 भागों में बांट दिया था, हस्तांतरित अहस्तांतरित। हस्तांतरित विषयों को मंत्री के अधीन डाल दिया और अहस्तांतरित विषय थे वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अधीन आते थे। फिर भारतीय विधान पालिका पहली बार द्विसदनीय बना दी गई, और इसी अधिनियम के तहत 1923 में भारत में पहली बार आम चुनाव कराए गए थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि भारत को पहली बार मताधिकार प्रदान किया गया, और महिलाओं को मत का अधिकार मिलेगा कि नहीं ये हमें छोड़ दिया गया विधानमंडल के ऊपर। और सबसे पहले विधानमंडल कौन सी थी जिसने महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान किया गया था, ये थी मद्रास प्रांत में। मद्रास प्रांत की विधानमंडल ने महिलाओं को सबसे पहले मत का अधिकार प्रदान किया गया। और अगर देशों की बात करें तो न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश था जिसमें महिलाओं को मत का अधिकार प्रदान किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत संविधान लागू होने से पहले भारत का जो प्रशासन है, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही संचालित किया जा रहा था, लेकिन इसमें कुछ संशोधन करके चलाया जा रहा था। इससे आगे था, इसके तहत द्वैध शासन प्रांतों से समाप्त कर दिया गया। जैसे कि हस्तांतरित है, हस्तांतरित में डिवाइड किया गया था जो द्वैध शासन, उसको खत्म कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतों को अपना खुद फैसले लेने का अधिकार दे दिया गया। प्रांतों को 2 भागों में बांट दिया, 11 प्रांत गवर्नर के अधीन और 5 प्रांत जो मुख्य आयुक्त के अधीन कर दिए गए थे। चुनाव में मतदान के अधिकार के लिए ऐसी शर्तें रखी गई कि मात्र 10% नागरिक ही मतदान का अधिकार प्राप्त कर पाए थे, बाकी 90% ऐसे व्यक्ति थे जो इन
जो भी टर्म एंड कंडीशन थी, जो भी इनकी शर्तें होती थी मतदान करने के लिए, उन पे वो खरा नहीं उतर पाते थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि अलग निर्वाचन मंडल को विस्तृत कर दिया गया और उसमें आंग्ल भारतीय, यूरोपीय और भारतीय ईसाई समुदाय को भी सम्मिलित कर लिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, लेकिन पर्याप्त राज्यों का समर्थन न मिलने के कारण ये अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना नहीं हो सकी। इसके बाद हमने देखा केंद्रीय विधायिका को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो उच्च सदन, निम्न सदन, और इसके अलावा 6 प्रांतों में द्विविधान मंडल का गठन किया गया था। बर्मा और अदन को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था, सिंध और बॉम्बे को तोड़ के अलग अलग कर दिया गया, और बिहार और उड़ीसा को तोड़ के अलग अलग कर दिया गया था। फिर हमने देखा था कि दिल्ली में 1935 के अधिनियम के तहत ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई। इसी के तहत RBI की स्थापना की गई थी, और राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी इसी अधिनियम से प्रेरित है। इसके बाद हमने देखा था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक अधिवेशन हुआ था 1936 में लखनऊ के अंदर, उसमें ये राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या कहा कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है, हम उसको स्वीकार नहीं करते, उसको अस्वीकार कर दिया गया। 1935 के अधिनियम पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि ये ना दासता का चार्टर है, गुलामी का अधिकार पत्र है। और ये ऐसा कहते हुए उसने आगे कहा कि कार ये एक ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो हैं पर इसमें इंजन नहीं है। फिर उसके बाद हमने किया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें हमने देखा था कि जो 18 जुलाई 1947 है, उसको ब्रिटिश संसद में ये कानून लागू हो गया और भारत को जो अधीनता थी, भारत की अधीनता गुलामी को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, भारत और पाकिस्तान, और इसके सीमा का निर्धारण करने के लिए जो एक आयोग बनाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। और अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधन करके लागू कर दिया गया कि जब तक हमारा संविधान नहीं लागू होगा, नहीं बनता, तब तक हम इसी अधिनियम के तहत अपनी सरकार चलाएंगे। और इसमें कुछ संशोधन करके इसको लागू कर दिया गया था, और जब इसको संशोधित करके लागू किया गया था तब इसमें अधिनियम में 20 सेक्शन थे और 3 अनुसूचियाँ थी। तो ये हमने कल की क्लास में किया था, ये हमने मोटा मोटा रिवीजन किया है फास्ट। तो अभी आज की क्लास में चलते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, उस संविधान में भारतीयों की भूमिका क्या रही थी। तो आज यही चीज़ देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे जो 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य कांग्रेस के नेताओं ने भारत का संविधान का प्रारूप तैयार किया था। फिर उसके बाद 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के संविधान की अवधारणा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा का गठन होना चाहिए, ये विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? यह आया था M.N. रॉय के दिमाग में। M.N. रॉय ने ये सबसे पहले ये प्रस्ताव रखा था, और उसके बाद ही 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली आधारित तौर पर संविधान तैयार करने के लिए संविधान सभा की मांग की थी। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और उसने संविधान के निर्माण के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए कुछ सुझाव दिए, और उन्हीं सुझावों के बेस पर एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य नियुक्त किए गए थे, जिसमें 296 सदस्य थे ब्रिटिश भारत से और 93 जो देशी रियासतों से लिए गए थे। इसके अलावा प्रांतों को, इसके बाद जो सदस्यों का चुनाव हो गया, गठन, ये संविधान सभा का गठन कर लिया गया, तो विधानसभा के चुनाव करवाए गए, और इस विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें जीतने को मिली। इतनी सीटों पर जीत प्राप्त की थी इन्होंने। और इसके अलावा जो देशी रियासत थी, वहाँ से जो प्रतिनिधि चुने गए थे, वो जो उस रियासत का जो हेड था, जो उसको रूल कर रहा था, शासन कर रहा था उस रियासत पर, उस शासक के द्वारा देशी रियासत के उस प्रतिनिधि को चुना गया था, ना कि जनता के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो इस तरह से जो हमारा संविधान था, उस संविधान सभा में आंशिक रूप से चुने हुए और नामांकित सदस्य, दोनों तरह के सदस्य मौजूद थे, और जो चुने हुए थे वो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे, और जो नामांकित सदस्य थे वो रियासतों से लिए गए थे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो रियासत का जो हेड था, जो रूल कर रहा था, राजा महाराजा, उसके द्वारा उनको नामांकित करके भेजा गया था। और संविधान सभा में हर प्रांत को
1 मिलियन यानी 10 लाख व्यक्तियों की प्रतिनिधि जनसंख्या पर एक सदस्य को सीट आवंटित की गई थी। यानी कि हर 10 लाख व्यक्तियों पर 1 मिलियन आदमियों पर एक सीट बांटी गई थी, वहाँ से एक सीट दी गई थी। इसके बाद हम देखते हैं, जब हमारे देश का बंटवारा कर दिया गया तो बंटवारे के बाद जो हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी वो घट गई और घट के रह गई 299। अभी उस 299 से प्रांतों से थे 229 और रियासतों से 70 सदस्य थे। उसमें सबसे ज़्यादा सदस्य थे जो वो संयुक्त प्रांत से थे, जिसको आधुनिक उत्तर प्रदेश कहा जाता है। फिलहाल उसके 55 सदस्य होते थे। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि संविधान पूर्ण हुआ। जो हमारा संविधान को बनने में कितना समय लगा, टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा ने कुल 11 सत्र की बैठक की थी, यानी कि 165 दिन संविधान निर्माण में जो बैठकें की थी, 165 दिन का समय लिया था संविधान सभा ने, जिसमें से 114 दिन प्रारूप समिति ने विचार किया था। और संविधान को निर्माण करने के लिए हमारा टोटल खर्च कितना आया, यह था 63,96,729 रुपये। तो अभी इसके बाद देखते हैं हम कि भारत का जो संविधान है उसको विश्व का सबसे विस्तृत संविधान कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है हमारा। और जो संविधान की शुरुआत होती है हमारे, वो होती है इंडिया, दैट इज़ भारत से होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि तेज बहादुर सप्रू थे और श्री जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने संविधान सभा की जो सदस्यता है उसको अस्वीकार कर दिया था उनको, यानी कि संविधान सभा में सदस्य बनाया जा रहा था लेकिन उन्होंने सदस्य बनने से इनकार कर दिया। संविधान सभा में महिलाओं को भी एक उनका रोल था, उनको सीटें आवंटित की गई थी अलग से। तो इसमें टोटल जो महिलाएं थी, महिला सदस्य थी, वो 15 सदस्य इसमें निर्वाचित की गई थी, जिसके इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। हमारी थी दुर्गाबाई देशमुख, इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता कृपलानी, दक्षायनी वेलायुधन, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी, एनी मस्कैरिनी, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित। ये टोटल 15 महिलाएं संविधान सभा की सदस्य थी। इनको वैसे तो कंप्लीट 15 के 15 नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, बट इनमें से बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने कुछ आगे चलकर मंत्री पद भी संभाले हैं और या कुछ दूसरे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो आप इनको जहाँ तक हो सके नाम याद रखने की कोशिश करें, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी महिला है या कौन सी महिला नहीं है जो संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, तो पूछा भी जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें। तो आगे चलते हैं। अभी जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तो अंतिम रूप से उसको स्वीकृति मिली, तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। लेकिन वर्तमान में जो अनुसूची हैं उनकी संख्या बढ़ के 12 होगी और वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ के कितनी हो चुकी है, 465। और इसमें अब टोटल 22 की बजाय 25 भाग हैं। अब नए भाग कौन से जुड़े हैं, उसमें है 4 क, 9 क, 9 ख और 14 क। ये 4 भाग इसमें नए ऐड कर दिए गए हैं। तो अभी हमने ऊपर संविधान के कुछ जिक्र किए, उसके भागों का जिक्र किया था कि इसमें 22 भाग होते हैं। तो अभी उन 22 भागों को देखेंगे और इसमें कौन से आर्टिकल आते हैं, कौन से भाग में आते हैं और भाग में क्या है, किस बारे में बताया गया है, वो सब देखें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मोस्टली एग्ज़ाम में अभी कुछ न कुछ पूछते रहते हैं। या तो अनुच्छेद पूछते हैं कि ये 235 अनुच्छेद, 270 या 370 कौन से भाग में आता है, या भाग में पूछ लेते हैं कि ये नागरिकता कौन से भाग में आती है, नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, इसको कवर करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं भाग 1। भाग 1 में क्या है कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक में आते हैं। दूसरा है नागरिकता, दूसरे भाग में आती है नागरिकता। नागरिकता हमारी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में है। और इसके बाद थर्ड भाग में आता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हमारे, टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 में होते हैं। और इसके बाद फिर चौथा भाग होता है हमारा, उसमें आता है नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक होता है। संविधान
में इसे हम लागू करवा नहीं सकते। ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो उस नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है या नहीं करता है। हम किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों को हम लागू करवाने के लिए अगर उनका हनन हो रहा है, लागू नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको बाध्य कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट में जाकर। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के साथ ऐसा नहीं है। फिर हमने देखा था कि एक नया भाग जोड़ा गया था। हमने टोटल 25 भाग बताए थे उसमें, तो कुछ भाग इसमें जोड़े गए थे, जैसे 4 कै, इसमें संशोधन करके 4 कै भाग जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 51 कै के तहत रखे गए। 5वें भाग में संघ आता है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 तक होता है। और 6ठे भाग में आता है राज्य, राज्य के विषयों के बारे में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक रहता है। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे 7वां भाग। 7वें भाग में क्या है कि जो पहली अनुसूची के भाग हैं, ख के राज्य इसमें आते हैं, यानी कि पहली जो अनुसूची है उसके भाग ख में जितने भी राज्य हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, या हम इसमें निरस्ती का भी बोलते हैं। आर्टिकल 238 के जो है वो 7वें भाग में आता है, और निरसित उसको अनुच्छेद भी बोला जाता है 238 को। इसके बाद 8वां भाग आता है, जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र है, जो कि 239 से 242 अनुच्छेद के बीच में पड़ेंगे। 9वें भाग में पंचायत है, इसमें 243 और 243 का कै से अन तक ये पंचायत राज का वर्णन किया गया है। और फिर 9 कै में संशोधन करके डाले गए थे 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत, तो जिसमें नगर पालिका और पंचायत समितियां डाली गई थी। तो नगर पालिका 9वें भाग के कै भाग में है, जो 243 में तय से 243 के ये 6 तक आती है। उसके बाद हमने सरकारी सहकारी समितियां देखी 9 के ख में 243 के ये जैसे ये न तक होती है। अभी ये मत सोचना कि ये जैसे 200 पंचायती राज बताया गया है 243 के कै से अण तक है, तो कै से अण तक याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी DSSB के जो एग्ज़ाम हुए थे टीचिंग वाले, उनमें यही पूछा गया था कि जो पंचायती राज का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक है। 243 तो सभी में था, लेकिन कैसे अड़े तक, कैसे मैं तक, कैसे अण तक, इस तरह से पूछा गया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे सबको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अनुच्छेद 10, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि आर्टिकल 244 और 244 का आता है। 11वें भाग में संघ और राज्य के बीच संबंध का वर्णन किया गया है, जो कि भाग अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में पड़ते हैं। इसके बाद आता है वित्त, 12वां भाग। 12वें भाग में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, ये सब इसमें आते हैं। और अनुच्छेद जो 264 से लेकर 300 कै तक इस 12वें भाग में रखे गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला 13वां भाग। 13वां भाग में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार है, वाणिज्य है, समागम है, ये सब करने का जो वर्णन किया गया है वो 13वें भाग में है, जो कि अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में रखे गए हैं। और 14वां भाग आता है। फिर 14वें में संघ एवं राज्य के अधीन जो भी सेवाएं होती हैं वो सब 14वें भाग में आते हैं, जो कि आर्टिकल 308 से 323 में पड़ती हैं। 14 कै में अधिकरण को रखा गया है, जो कि अनुच्छेद होता है 323 कै और 323 ख। इनमें 14 कै भाग में ये अनुच्छेद आते हैं। 15वें भाग में जो अनुच्छेद आते हैं निर्वाचन में, इलेक्शन के रिलेटेड होता है ये, जिसमें 224 से लेकर 329 तक में ये पढ़ते हैं। 16वां भाग होता है कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध किए गए हैं, यानी कि अलग अलग वर्ग में कुछ उनके लिए स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है, तो उनका वर्णन किया गया अनुच्छेद 330 से लेकर 342 में भाग 16। हमारे भाग 17 में हमारी राजभाषा आती है, जो कि 343 से 351 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। 343 से 351 में ही हमारी जो भाषाओं से रिलेटेड जो भी बातें दी गई हैं, तो वो इसी अनुच्छेद के बीच में दी गई हैं। 18वें भाग में हमारा इमरजेंसी आपात उपबंध पढ़ते हैं, जो कि आर्टिकल 352 से 360 के दौरान आते हैं। उन अनुच्छेद जो आगे है, जो भाग परिकीर्णन, ये 19वें भाग में पड़ता है। और जो 361 से 367 के बीच जो अनुच्छेद हैं, इन अनुच्छेद के बीच में 19वां भाग आता है। और जो 20वां भाग हमारा, इसमें आते हैं संविधान संशोधन। इसमें केवल एक ही अनुच्छेद होता है 368, 368वां अनुच्छेद। 368वें अनुच्छेद के
द्वारा ही, इसी की प्रक्रिया के आधार पर हम संविधान में जब भी कोई संशोधन करना होता है तो इसी 368 संविधान ये अनुच्छेद के द्वारा ही किया जाता है। 21वें संविधान में आता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 369 से 392 में आते हैं, और 22वें भाग में आते हैं संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, ये सभी आते हैं 22वें भाग में, और 393 से 395 में। तो इसमें अभी ये हमने 22 के भाग किए, ये 22 के 22 भाग बहुत ज़रूरी हैं अभी। और मोस्टली आपको अनुच्छेद तो पता ही होना चाहिए कि कोई भी अनुच्छेद आपको उठा के बोल दे कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक कि ये अनुच्छेद कौन से भाग में आता है, तो आपको उसका पता होना चाहिए कि ये अनुच्छेद कौन से भाग में आएगा। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसके साथ साथ ही हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि विश्व का जो पहला लिखित संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, जो कि 1789 में अपनाया गया था। और जो यूएसए का संविधान है विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। लिखित संविधान जो सबसे बड़ा है वो किसका है? भारत का। और लिखित संविधान जो सबसे छोटा है किसका? यूएसए का। और लिखित संविधान जो सबसे पुराना है वो भी किसका है? यूएसए का। इसके अलावा फिर आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य का जो अमेरिका है यूएसए, उसका अपना कोई लिखित संविधान दस्तावेज नहीं है जिसको वो संविधान कह सकते हैं। यानी ऐसा कोई, जैसे हमने अपना संविधान बना के ये दिल्ली की लाइब्रेरी में लिख रख रखा है, तो इस तरह के उनके पास कोई संविधान बनकर ऐसी कोई बुक नहीं है जिसको ये बोले कि ये भाई हमारा संविधान है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम संविधान के जो मुख्य लक्षण हैं, उसकी जो मुख्य टर्म आती हैं, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले है संघवाद। संघवाद होता क्या है? संघवाद का अर्थ होता है एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। जैसे कि देश में है राज्य स्तर पर सरकार हो गई, केंद्र स्तर पर होती है, और जैसे स्थानीय स्तर पर होती है पंचायती राज वगैरह। तो इस तरह की जो अलग अलग स्तर पर सरकार होती है उसको बोलते हैं संघवाद। तो इस तरह से तो हमारे भारत की सरकार भी, जैसे केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी सरकारें होती है, तो हमारी भी संघवाद हुई। लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल अनुच्छेद 1 में भारत को केवल राज्यों का संघ कहकर पुकारा गया है। इसके अलावा हमारे पूरे संविधान में कहीं भी संघवाद शब्द का प्रयोग नहीं है। हालांकि हमारी सरकार है जो वो संघीय सरकार ही है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारी जो शासन पद्धति है वो कैसी है? संसदीय शासन पद्धति। और संसदीय शासन पद्धति होती क्या है कि ऐसी सरकार, कोई भी सरकार किसी भी स्तर पर जिसका चुनाव किया जाता है डायरेक्ट जनता के द्वारा, लोग खुद किसी प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, उसको बोलते हैं संसदीय शासन पद्धति। इसके बाद शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग हैं। संविधान के अनुसार राज्यों को 3 भागों में बांट दिया, जिसमें जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 भागों में हमने अपने देश को हमारे बांटा हुआ है। इसके बाद जैसे कि विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है, अब ये देखते हैं। पहले देखते हैं विधायिका। विधायिका क्या है? विधायिका से हमारा मतलब होता है कि वो सर्वोच्च संस्था जो हमारे लिए कानून बनाती है, जैसे कि संसद, विधानमंडल, ये विधायिका के अंदर आते हैं। जो कानून बनाए वो विधायिका। फिर आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होता है जो संसद के द्वारा कानून बना दिया गया, तो उस कानून को लागू करवाने के लिए, शासन का चलाने के लिए, जो कामकाज देखने की जो हमने कानून बनाया है वो सही तरीके से लागू हो रहा है या उसको लोग उसको का पालन कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको किस तरह से लागू किया जाए ठीक तरह से, ताकि लोग उसको माने। तो इस तरह से ये देखा जाता है कार्यपालिका के द्वारा। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद इसका हिस्सा होती है। इसके बाद हम देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन आता है? न्यायपालिका में जो न्यायपालिका बोला जाता है संविधान के अभिभावक या संरक्षक होते हैं, जो यानी कि हमारी कोर्ट, जैसे हाई कोर्ट होती हैं और सुप्रीम कोर्ट हैं, ये हमारी न्यायपालिका के अंदर आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट को ही ये एक रक्षक बोला जाता है, संविधान का रक्षक। तो ये सुप्रीम कोर्ट को बोला जाता है, इसलिए न्यायपालिका के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद धर्मनिरपेक्षता एक शब्द हम सुनते हैं संविधान में बार बार कि हमारा देश है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष देश है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि वह राज्य, वह देश जो सभी धर्मों को समान आस्था रखता है, सभी धर्मों को समान मानता है, धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, और राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। यानी कि कोई भी देश किसी एक धर्म को लेकर उसको प्रचार प्रसार नहीं करता, उसको बढ़ावा नहीं देता। तो ऐसे देश को, इस तरह का जो व्यवस्था रहती है उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो हमारा देश कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष। हम किसी भी धर्म को महत्व ज़्यादा नहीं देते, हम हर धर्म को समान महत्व देते हैं और सभी को प्रचार प्रसार करने का बराबर का हक दिया गया है। हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर है, यानी कि इनका दोनों का मिला जुला रूप है। जो अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का संविधान कैसा है? कठोर। और जो ब्रिटेन का संविधान है वो कैसा है? फ्लेक्सिबल, लचीला। लेकिन हमारा कैसा है? दोनों का मिला जुला रूप है, ना तो कठोर ना लचीला। तो ये थी आज की वीडियो। आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की क्लास का यही अंत करते हैं और कल की वीडियो में मिलते हैं दोबारा से। तब तक के लिए